अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख शुद्ध सप्तमी दिनांक 27 एप्रिल 2023 भावप्रकाश निघंटू विभितक शंखं चक्रं जलौकान्दसतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्मि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कषाय मर्दकृच्छात धात्री मज्जा पित्तगुण। तो एक नेत्र के लिए हित है, केश्य है, कृमि वैश्वर्य नाशन है। कृमि के हिसाब से ज्यादा प्रयोग विभितक का होता नहीं है और इसमें से मज्जा निकलने की कोशिश शायद करेंगे अमल की से भी और इससे भी। और मदकृत ये भी बात बताई गई है, तो एक थोड़ा अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। विपलाक विविधक पुटपाका विविधकावलयः काशेष्वाशेषः विविधकः कषायः तस्य विपाकः कटुः वीर्यञ्च शीतम्। तो कटु विपाक और शीत वीर्य है। कषाय रसत्वात् शीत वीर्यत्वाच्च कफं तिक्तं च नाशयति। हरितकी धातृभ्यां समान गुणाः विविधकस्य स विशेषेण कफजकासं श्वासं स्वरवेदं प्रतिशायं च नाशयति। पुटे पक्वं विविधकस्य त्वचं मुखेन धारयेत् तेन कासादयः आशुशमं यान्ति। तो ये थोड़ी अलग बात है। पुटपा करके विविधक धारण करे। विविधक मज्जा कषाय तृच्छर्दिर कफवातहरः लघुः मदकृच्च तस्य लेपः सर्वेषु श्रोतेषु दाहार्तिहरः। तो सभी श्रोतों में इसका लेप दाह और अर्तिहर इस प्रकार का बताया गया है। तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। तरी अमलकी त्रिष्वामलकम आख्यातम धात्री तीर्षफलामृता हरितकी समन धात्री फलं किंतु विशेषतः रसपित्त प्रमेहाग्नम परम वृक्षम रसायनम। तो धात्री तिष्यफला अमृता इस प्रकार के अमलक के पर्याय बताए गए हैं। ये हरित की जैसे इसके गुणकर्म है, किंतु वीर्य केवल शीत वीर्य है, हरित की उष्ण वीर्य है। रक्तपित्त प्रमेह अग्नम परम वृक्षम रसायनम। रक्तपित्त प्रमेह इन दोनों को नाश करने वाली
और अत्यंत वृक्ष और रसायन, ये दोनों अमल की में है। तो वैसे अमल के आसान है प्रयोग करने में। और काफी मात्रा में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। और वृक्ष और रसायन दोनों है। च्यवनप्राश जो उसका मेन प्रोडक्ट है, जो रसायन अध्याय में आया है, लेकिन यम प्राश च्यवनो मुनि जरा जर जर्जरितो प्यासी नारी नयन नंदना, ये बात बताई गई है। तो नियमित रूप से सेवन से च्यवनप्राश का इम्पोर्टेंसी काफी हद तक दूर होती है, लेकिन 6 मास तक सलग उसका सेवन होना आवश्यक इस प्रकार का है। हंतिवातम तदमलत पित्तम माधुर्य शैत्यता कफम रूक्ष कषायता फलम धात्र्य त्रिभूषित। तो अम्ल और रस होने के कारण सभी में प्रयोग कर सकते हैं वास्तव में। यहाँ नीचे कैसे लाएंगे? थोड़ा अजीब हो गया है आज। मैं फिर से शेयर आरंभ करता हूँ। प्रमेय पित्तज प्रमेय में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अरे अच्छा, ये ऐसा क्या हो रहा है? ए याला काय करू रे? शेअर करायला गेलं तो याचा बॉक्स पलीकडे कुठेतरी जातो. टॉप शेअर केलं, आता हे दिसतंय आणि हा पण स्क्रीन इथे दिसतोय. ठीक आहे. मी आता हा शेअर करायला पाहिजे हा. तसं इथनं जातच आहे. चॅटबॉक्स आहे ना, हा चॅटबॉक्स पूर्वी मी इथनं क्लिक केला की तुम्हाला इथं खाली आणून ठेवायचा, असं होतं. किसी भी द्रव्य का सेवन कितने समय करने से इप्सित इफेक्ट मिलेंगे के बारे में कोई सूत्र है क्या? व्हाइट बोर्ड। दोनों स्क्रीन दिखाई, ऑडियो गया।
हम्म, दोनों साथ में नहीं आ रहा है, क्या मालूम है। ये दोनों साथ में रहते थे। ये पाजी बोल रहा है। तो अम्लक होने के कारण वात का नाशमन करता है, हमारे करती है। पित्तम माधुर्य शैत्यतः, और मधुर और शीत होने के कारण पित्त का शमन करती है। कफम रूक्ष कषायत्वात्, और रूक्ष कषाय होने के जरिए कफ का शमन करके है। फलम धात्रा त्रिदोषजित, तो इस प्रकार से धात्री का फल त्रिदोषजित है। तो इसके आगे सवाल पूछा गया है, कटुतिक्त कषायत्वा तो आसकुरुन्न कथम शिवा, कटुतिक्त कषाय होने के जरिए ये बात को क्यों नहीं बढ़ाती है। तो अंत में उसका उत्तर प्रभाव दोष अंतृत्व इस प्रकार का दिया है कि प्रभाव से ये तीनों दोषों का शमन करती है, और इसलिए इसके बारे में अलगता से सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। यस्य यस्य फलस्तेह वीर्यं भवति यादृशं तस्य तस्यैव वीर्येण मज्जानपमुद्यते दिशे। तो जिस जिस फल का जो वीर्य होता है, उसी प्रकार से उसके मज्जा का वीर्य होता है। तो ये जनरल बताया गया। तो इसके आधार पर किसी भी मज्जा के बारे में हम सोच सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ज्यादा बहस आमलकी के बारे में नहीं की गई है। त्रिफला, अब इसमें आमलकी ढूंढना ये काफी मुश्किल काम है। शायद। गुरु। अपमार्ग के नीचे होना चाहिए। अमल की अमल की धात्री वयस्था च अमल की वृक्षाः सरतर रोहन्ति तस्य पत्राणि रस्वानि कंकतिका सदृशानि पुष्पाणि हरित पीतानि तस्य पक्वानि फलानि उपयुक्तानि भवन्ति। आमलकीलेयः कर्षमात्रं पाण्डुरोगे लीयात्। कहाँ का पाठ है मालूम नहीं। आमलकं चित्रकं पथ्या पिप्पली सैंधवं तथा एतेषां चूर्णम् अरुचौ ज्वरे च शस्तं प्रशस्तम्। ये भी कहाँ से पाठ लिया है। अमल की चित्रक पथ्या पिप्पली सैंधव, ऐसे आसान है। आमलकम शीतम अम्लम पित्त कफापहम। वाक्पट सरित की संबंधात्री फलंत्री पित्त प्रमेय परम वृक्षम रसायनम। प्रमेय के लिए अमलकी का विशेष योग है।
महेशु धात्री निश्चय अग्र संग्रह है। तो हल्दी को अमलक स्वरस की भावना देके 3 बार भावनाएं देके दे रजनी धात्री संयोग इस प्रकार का बनता है। निशामल की ये मिलता भी है भारत। आमल की कासग्नि ज्वरग्नि विरेचनी कुष्ठग्नि वय स्थापनी चुच्छा कुष्ठग्नि और वय स्थापिनी अम्लास कषाय मधुराच तस्याः विपाको मधुरम वीर्यम शीतंच अंतिमातं तदमलत्वात् पित्तं माधुर्य शैत्यता कफम रुक्ष कषायत्वात् फलं धात्र्या पिदोषयति अमल के प्रभाव त्रीनपि दोषान् शमयति क्लेदं दाहं क्षोभं शमयति। तो खास करके डायबिटिक न्यूरोपैथी में जहाँ पाँव में जलन ज्यादा होती है वहाँ अमल की प्रशस्त है भीतर देने के लिए और ऊपर भी शायद उसका तेल बना के लगाने के लिए दे सकते हैं। अम्लत्वात् अग्निं प्रदीपयति अन्नं पाचयति रुचिमुच्च उत्पादयति बलान् अनुलोमयति च अमल की शीतवीर्यत्वात् रक्तपित्तस्य तैक्ष्ण्यम् औष्ण्यं च शमयति कषायत्वात् क्लेदं शोषयति रक्तं विशोधति रक्तं प्रसादयति वर्णं च वर्धयति धातूनां शोधनं कृत्वा कफादिधातुमलान् अमलकी बहिः क्षिपति। शोधनेन धातवः तरुणाः भवन्ति तस्मात् धातुरसायन सेवनात् नरः तरुणो भवति। आमलकस्य मधुरपाकित्वात् शरीरे शुक्लस्य वृद्धिर्भवति अतः धात्री प्रजास्थापनी वृक्षा रसायनी च। प्रजास्थापन में भी है। अमल की अम्लत्वात् प्रंसयति अतिमात्रया विरेचयति च शरीरगतक्लेदस्य पचनं कृत्वा वस्तिमार्गेण बहिः क्षिपति। वस्तिमार्गेण तो ये किडनी फेलियर में भी शायद इसके बारे में सोचा जा सकता है। पृष्ठवन हर वीरू ही होगा 12 कड़ी के अनुसार। प्लीज सर शेयर पीडीएफ ऑफ दिस लिटरेचर, थैंक यू, प्लीज शेयर। आम्ल की शीतवीर्यत्वात् ज्वरं नाशयति पित्तजे ज्वरे वातपित्तजे सन्निपातज्वरे च धात्रिक्वाथः स शर्करा मधुयुतः प्रशस्तः अन्यद्युष्के ज्वरे चातुर्थिके विषमज्वरे च धात्रिकषायः उपयुक्तो भवति। ये अलग इनका कंट्रीब्यूशन है। धात्री जातिपल्लवः अमलकानि मुखं धन्वयासकञ्च कषायं कल्पयित्वा पिबन् सर्वान् ज्वरान् हन्ति। तो मुस्ता पर्पटकम ज्वर ये तो है, उसके साथ अमल का और जाति पत्र है। जीर्ण ज्वरपि धात्री प्रशस्ता भवति धात्री सिद्धकृतं जीर्ण ज्वरगणं भवति ज्वरे त्रीनपि दोषान् आमलति शमयति तथा च जीर्ण ज्वरे धात्री धातूनां शोधनं कृत्वा पश्चात् धातुं गृह्णयति देहतालु धातुबलवर्धकत्वेन धात्री जीर्ण ज्वरगणी भवति। रक्तपित्ते रक्त धात्रीस्वरतः रक्तपित्तं शमयति अम्लोरसः प्रायः रक्तपित्तस्य वर्धकः किन्तु तत्र धात्रीफलम् अपवादः माधुर्यशैत्यात् कषायत्वाच्च रक्तपित्तस्य प्रसादनं तथा रक्तस्य स्तम्भनम् आमलकी करोति ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते विरेचनं कृत्वा प्रतिमार्गेण धात्रीपित्तं हरति अधोगे रक्तपित्ते माधुर्यात् पित्तं वातं च शमयित्वा रक्तपित्तं प्रशमयति तस्मात् ऊर्ध्वगे अधोगे च रक्तपित्ते धात्री प्रशस्ता। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। खास के मैंने ल्यूकेमिया एक्यूट ल्यूकेमिया के जो पेशेंट्स देखे हैं और जिनका ब्लास्ट सेल काउंट 90 से भी ऊपर इस प्रकार का है, उन सभी का देहांत प्रायः रक्तपित्त से हो जाता है। तो सभी मार्गों से रक्त प्रवर्तन होता है। मुख, नासा, आंख, कर्ण और मेढ और योनि या गुद, इन सभी मार्गों से रक्तपित्त शुरू होता है। तो जो उभयानग है, दोनों तरीके से रक्तस्राव हो रहा है, वो तो असाध्य बताया गया है। फिर भी अगर यापन कर सकते हैं तो भी अच्छा है इस प्रकार से। और इसलिए आमलक स्वरस
का शायद प्रयोग करेंगे, धात्रिकवात। अगर अमल का स्वरस नहीं है तो धात्रिकवात। और वैसे मैंने सप्तधा धात्री बना के रखी है कि अमल की चूर्ण को अमल की स्वरस की ही सात भावनाएं देना और फिर उसका प्रयोग करना। तो ये खासकर शूलग्न के हिसाब से अच्छी है। रक्तपित्त के हिसाब से मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये शायद कर सकते हैं इस प्रकार का प्रयोग। तो ऊर्ध्वग और अधोग दोनों प्रकार के रक्तपित्त इस प्रकार के दिखते हैं, खास करके ल्यूकेमिया में। और बहुत सारे पेशेंट की मौत उसी से होती है। तो ये एक अच्छा सुझाव होगा यहाँ धात्री का प्रयोग, और इसके और भावनाएं देंगे तो शायद इसका परिणाम और भी बढ़ेगा। किसी भी योग द्रव्य या योग का सेवन कितने समय, कितने इप्सित इफेक्ट मिलेगा, ये इस बारे में कोई सूत्र है क्या? इसका निर्धारण कैसे करें? डायरेक्ट सूत्र नहीं है। कि हाँ, इसने शेयर कर दिए द्रव्यगुण विज्ञान वैद्य पढ़ के पीडीएफ। तो अच्छा हुआ, धन्यवाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि एक द्रव्य अनेक कर्म करने वाला होता है, हमें इप्सित कर्म क्या है ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। और फिर उस कर्म को बढ़ावा देने के लिए उसको कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे, ये मैंने द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक अप्रोच, ये एक शोध निबंध पढ़ा था आइंस्टाइन के कॉन्फ्रेंस में। एक बढ़िया इस प्रकार का शोध निबंध रहा था। सप्तधा प्रभावित धात्री ये रक्तपित्त वगैरह और शूल में खास करके मैं प्रयोग करता हूँ कैंसर के पेशेंट्स में, जब किसी दूसरी चीज से सहायता नहीं मिल रही हो। तो ये रसायन भी है, वाजीकरण भी है। और एक बार बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शायद मैं 21 भावना के बारे में भी सोचूंगा, अक्टूबर नवंबर में आगे करेंगे तो 21 भावनाएं आसानी से दे सकते हैं। तो चूर्ण के फॉर्म में होगा तो पुड़ियों में डाल सकते हैं, तो ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और ये रसायन और वाजीकरण दोनों है, शीत विक्रिया, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। तो उसके बारे में थोड़ा क्या है आता मेन स्क्रीन का दाखव हो पडले ना, पण तू मागच्या वर्षीचा प्रिलिम्स आहे अगं कोणते ठेवून दिले तिथे. सभी बोलना बंद करे। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य आता है कि जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं उस रिजल्ट्स के अनुसार उसकी कार्मिकता कैसे बढ़ाइए, ये थोड़ा सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। न्यू शेयर करके देखते हैं, शायद मालूम नहीं। आज अजीब चल रहा है, जैसे ही शेयर करते हैं वो निकल जाता है स्क्रीन, मालूम नहीं। तो मात्रा कितनी देनी है या फिर अनुपान के रूप में क्या देना है, काल कौन सा प्रयोग करना है, ये सभी बातें उसमें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। उसके आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि इसका कार्य हमें क्या चाहिए। अगर वो एक बार निश्चित हो गया तो फिर उसको बढ़ाएंगे कैसे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो अमलकी का ये निशामल का योग ये एक अच्छा इस प्रकार का है। और ये सप्तधा भावित धात्री
ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। धात्री वृक्ष कषायत्वात् शरीरगतं क्लेदं शोषयति तस्मात् प्रमेहे दोषदोषाणां शमनार्थं धात्री प्रशस्ता भवति। धात्रीरसः हरिद्राकल्पयुक्तः माक्षिकान्वितः पेयः स सर्वमेहाञ्जयति आविलमुत्रताञ्च आशु नाशयति। तो ये हरिद्रा अगर हमें अच्छी इस प्रकार की मिलती है, मेरा थोड़ा सा भ्रम निराश हुआ। मैंने 20 किलो हरिद्रा लगाई थी, उसमें से केवल 5 किलो मुझे वापस मिली। तो इसका कहना था कि ये शुरू में ऐसा ही होता है, बाद में बढ़ेगा इस प्रकार से। अब हम इस बरस में फिर से लगाएंगे। उस 5 किलो में से सुखाने के बाद केवल 1 किलो मिल गई। तो ये हमारे घर के लिए भी काफी नहीं है, बाकी लोग क्या देंगे। अभी इस बरस में ज्यादा कोशिश करेंगे ये हरिद्रा लगाने के लिए, तो शायद हमारे लिए और लोगों के लिए भी प्रयोग में ला सकेंगे। और वैसे आमलक के भी पेड़ लगाए हैं, लेकिन उसमें शायद 2-3 बरस लगेंगे उसके फल निकलने में। तो फिर उसके आधार पर ये निशामल का योग जो है, उसी की भावना देखकर हमारी ही हरिद्रा और हमारी ही आमल इस प्रकार की रहेगी, तो शायद अच्छी बात रहेगी। भावना देताना खूप चामट होतो, 7 पेक्षा जास्त देणे खूप अवघड जातं. धात्री याने माने हरित की नहीं, धात्री याने की अवल अमल की। कुछ वैद्य 21 दिन कुछ 3 महीने तक कोई भी औषध देने के बाद कुछ दिन गैप रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस तरह का कोई शास्त्रीय संबंध शायद नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? वो मरीजों के हिसाब से ये तय करे कि हमारा इप्सित अगर साध्य हो गया है तो फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अमल के जैसे द्रव्य जो रसायन है, वाजीकरण है, उनका सेवन नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। तो 7 से ज्यादा भावना देना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देखते हैं। धात्री निशा प्रयोग में अगर प्रमेह में पित्त प्रधान हो तो हरिद्रा को अमल की स्वरस की भावना देना, और कफक प्राधान्य में अमल की को हरिद्रा स्वरस की भावना देना संभव है क्या? इससे इसमें इस्तेमाल करते समय संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य प्रमेह की अवस्थाओं का विचार कैसे करें? निशा अमल की में हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों लेने हैं। महेश धात्री निशे, ये जो धात्री निशे समास बन गया है, धात्रीच निशाच धात्री निशे, ये भी तरीके से हो सकता है। निशाच दारू निशाच निशे और धात्रीच निशेच धात्री निशे, ये भी समास हो सकता है। तो दोनों तरीके से दोनों ले सकते हैं। कि केवल धात्री और रजनी निशा ले सकते हैं, और केवल निशा लेने के बजाय रजनी और दारू निशा दारू हरिद्रा ये भी ले सकते हैं। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचे इस प्रकार से। लेकिन आमतौर पर केवल धात्री और निशा इतने ही लिए जाते हैं। तो एक जो मुद्दा है कि धात्री को अ, हरिद्रा स्वरस की भावनाएं देना, और दूसरा मुद्दा हरिद्रा को धात्री स्वरस की भावना देना। दोनों तरीके से पॉसिबल है। अब जो मूल द्रव्य रहेगा और जो भावना द्रव्य रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर धात्री को रजनी स्वरस की भावनाएं देते हैं इस प्रकार, तो मूल द्रव्य धात्री रहेगा इस प्रकार। और रक्त पित्त प्रमेह जनम वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है, उसका परिणाम ज्यादा दिखेगा। और अगर हरिद्रा को अमल की स्वरस की भावना देंगे तो हरिद्रा मूल द्रव्य इस प्रकार की रहेगी, और फिर उसके परिणाम को ज्यादा देखना है, और अमल की केवल भावना द्रव्य के रूप में काम करेगी, वो भी एक अलग मुद्दा है। थोड़ा इसके बारे में संशोधन करना ठीक रहेगा। तो हरिद्रा का कार्य क्षेत्र जो है, उसमें ये
अमल की जोड़ दी जाए तो उसके परिणाम किस प्रकार से निकलेंगे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो शायद हम एक मूल बेस ले लेंगे कि हरिद्रा चूर्ण और अमल का चूर्ण हमारे तरीके से तैयार किया हुआ संभाग इस प्रकार से, और फिर इन दोनों की भावनाएं दोनों इस चूर्ण को देते रहेंगे, 3-3 भावनाएं कम से कम इस प्रकार से। तो शायद एक अहम मुद्दा बनेगा। कोकण में हमारे खेत में दोनों आती रहेगी। अभी शायद अगले बरस हरिद्रा अच्छी आएगी। अमल का आने में अभी भी थोड़ा देर लगेगा, शायद 2-3 बरस निकलने होंगे। लेकिन एक बार अमल का शुरू हो गया तो हमने 50 पेड़ अमल की के लगाए हैं। तो फिर ये भावनाएं देना या फिर स्वरस परिपीतक उसको करना, ये भी बात हो सकती है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये खराब ना हो जाए इस प्रकार से। तो ये बात अच्छी तरीके से बन सकती है। और फिर प्रमेय के हिसाब से अच्छा रहेगा। अमल की कोणती जात लावली आहे? ये यहाँ से दापोली से लेके गए हैं। ये शायद डोंगरी आंवला ही है, क्योंकि यहाँ तो बनारसी आंवला आता नहीं है। फल निकलने के बाद थोड़ा पता चलेगा। लेकिन परचेस किया है वो दापोली के बाळा साहेब सावंत कृषि विद्यापीठ से खरीदा है। मैं इसके बारे में थोड़ी और बहस करना चाहता हूँ। हम वहाँ अक्षय तृतीया के दिन पहुंचे कोकण में, और फिर उस दिन मुहूर्त किया। ये कुछ धान्य वगैरह इस प्रकार से अमल की अमल की नहीं, हरिद्रा, अदरक, ये उस दिन बोया इस प्रकार से। दूसरे दिन कितने समय में फल देना शुरू करते हैं, 3-4 बरस में ऐसा सुनना है। तो अभी देखेंगे क्या होता है इस प्रकार से। तो हमने एक प्रोग्राम रखा था वहां पे, मधुमक्खी का पालन प्रशिक्षण इस प्रकार का। हेमंत कुमार डुमरे करके तळेगांव या ओतूर में मूल बेसिक रहने वाले हैं, और तळेगांव के एग्रीकल्चर कॉलेज में 20 बरस से प्राध्यापक इस प्रकार के रहे। और उनका खास कार्य क्षेत्र मधुमक्खी का पालन ये है। और डेडिकेटेड है, काम जो है उनका वो डेडिकेटेड है। लेकिन अग्र समय महेश धात्री निशा ऐसा है तो ये 9 दर्जनों को प्रधानत्व अपेक्षित होगा। तो अमल के हरिदास संयोग को अमल की स्वर से रजनी भावना देना उचित होगा। तो वही मैं सोच रहा हूँ, दोनों के चूर्ण ले लेंगे, इकट्ठा करेंगे समभाग, और फिर दोनों की भावनाएं देंगे। अमल की पहले शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है। तो हमारे पास चूर्ण अगर है पहले बरस का इस प्रकार से, या ताजा चूर्ण बनाते हैं। और हरिद्रा जो है वो शुरू से ही लेते हैं, जब जनवरी फरवरी में हरिद्रा आ जाती है। और फिर जनवरी में हरिद्रा के स्वरस के भावनाएं देना आरंभ करेंगे इसी चूर्ण को। तो ये महेश धात्री निशामल का योग अच्छा बनेगा। फिर प्रमेह में और क्लेद जहां जहां पे है, प्रमेय एक उपलक्षण है, लेकिन जहां जहां पे क्लेद है वहां पे इसका प्रयोग हो सकता है। ये थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से।
तो ये मधुमक्षिका पालन के बारे में किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा आग्रही था कि हम थोड़ा सीख लेंगे इसके बारे में, और वो संयोग से हो गया। तो काफी अलग जानकारी मधुमक्षिका के बारे में मिली। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सभी के पास ये पहुंच जानी चाहिए जानकारी, और सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए, ये मेरा मत हो गया अभी। वैसे पालन करने योग्य दो ही प्रजातियां हैं, एक सातेरी करके मधुमक्खी है, और दूसरी बिना स्टिंग की, स्टिंग विरहित या डंक विरहित इस प्रकार की, वो बिल्कुल छोटी है इस प्रकार। दोनों की पेटियां अलग अलग इस प्रकार की होती है। जो सातेरी जो है, इसका बाय प्रोडक्ट मधु है, हनी है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को भी दे सकते हैं क्या? ये तो अलग बात हुई। हमारा निदान क्या है देखकर करना पड़ेगा। इंग्लिश छोटी है, हाँ। तो सातेरी जो है वो एक घरकुल में, उनके निवास में, वसाहत में 25-30 हजार से लेकर 70-80 हजार तक मक्खियां इकट्ठा रहती है। इसमें 3 प्रकार की मक्खियां होती है। एक रानी मक्खी या क्वीन उस जिसको कहते हैं, ये मेन है। उसकी आयु कम, लगभग 3 बरस की है। वो कम से कम 500 अंडे हर रोज देती है। और फिर नर को निर्माण करती है आवश्यकता के अनुसार, 50 से 100 नर को निर्माण करती है अपने जीवन काल में। और बाकी जो है वो सभी काम करने वाली मक्खियां ये निर्माण करती रहती है नियमित रूप से। अब इसमें काफी विभाजन है कामों का, काम करने वाले मक्खियों में। तो रानी माशी जो है, मक्खी जो है, उसका कार्य केवल प्रजनन करते रहना, इतना ही है। नर उसमें सहायता करता है। और फिर ये दोनों डंक नहीं करते हैं, ये काटते नहीं है, नर और मादी ये दोनों इस प्रकार। काम करने वाली जो मक्खियां वो काट सकती है। लेकिन इनका दंश, अगर एक दो मक्खियों का दंश होता है तो कोई आपत्ति वाली बात इस प्रकार की नहीं है। और ये प्राणी पालने जैसा है, आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो आपसे कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करेगी, हानि की नहीं करेगी, पीड़ा नहीं देगी इस प्रकार से। तो ये फूलों में नेक्टर होता है, मकरंद जिसको कहते हैं। तो ये काम करने वाली मक्खी है, उसमें डिवीजन ऐसा है कि एक कुछ सर्वे करने के लिए जाते हैं शुरू में, और आसपास कितने फूल है, क्या है, किस दिशा में है, ये सब जानकारी इकट्ठा करके वापस आती है। फिर उनका एक डांस होता है अंदर और वो डांस करके बताती है कि किस दिशा में फ्लावर्स है, इस प्रकार से। बाकी मक्खियां देखती रहती है। इस डांस का वीडियो किया गया और उसका परिणाम किस प्रकार का है, उसका महत्व क्या है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया एक व्यक्ति को। ये 1954 की बात है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है कि इस प्रकार से संदेश दिया जाता है कि इस दिशा में है। तो उस दिशा में मक्खियां जाने लगती है, वो जाते वक्त उस रानी का गंध लेके जाती है। और फिर दो कार्य उनके पास मुख्य होते हैं। एक नेक्टर ले लेना, इस प्रकार से जो मकरंद है वो ले लेना। और दूसरा पराग कणों को वो पाँव में चिपक जाते हैं, अपने आप चिपक जाते हैं। तो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाएंगे तो परागकण वहां पे drop हो जाएंगे। और फिर परागी भवन होने लगता है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि परागी भवन, और इससे उत्पादन बढ़ता है। और वो करीबन 40 से म्यूट क्यों नहीं हो रहा है?
श्रुती तुझा आहे श्रुती तुझा माईक म्यूट कर. तो ये इस प्रकार के घूमती रहती है और ये परपरागी भवन इस प्रकार का हो जाता है कि जो पॉलिनेशन है और इससे उत्पाद में बढ़ोतरी होती है 40 से 60%, 60% तक बढ़ोतरी में मिलती है इस प्रकार से. फिर वो लेके वापस आती है. उनको परखा जाता है कि ये इसी वसाहत की है या किसी दूसरे वसाहत की है. अगर दूसरे वसाहत की है तो बाहर निकाल देते हैं या फिर मार देते हैं. तो वो गंध सूखा जाता है फिर से कि ये इसी वसाहत की है इस प्रकार से. अगर है तो वहां पे मक्खियां रहती है, वो उसका हनी जो है वो चूस लेती है और फिर इनका जो घर होता है जो षटकोनी होता है उसमें वो मध भरने लगती है. ये मक्खियां फिर से वापस जाती है मध देने के बाद. इसका भी वीडियो है इस प्रकार. और फिर फिर से मध इकट्ठा करके ये मकरंद जो है ये लेके आती है. शशि रेखा जी माइक प्लीज. ओके. तो ये दिन भर काम चलता रहता है. सूर्योदय होने से सूर्यास्त तक ये घूमती रहती है इस प्रकार से. केवल उनको फूल बहुत चाहिए, वही उनका खाद्य है, नेक्टर ही उनका खाद्य है. और उसके जरिए ये फूलों में नेक्टर में डाइसेकेराइड्स होते हैं. उनको वो उनमें एक लेविलोज करके एंजाइम है मक्खियों के मुख में, तो वो उनको मोनोसेकेराइड्स में ट्रांसफर कर देता है जो कि मध है इस प्रकार का. और फिर उसको स्टोर किया जाता है. ये उनका खाद्य है. अगर फूल नहीं मिलते हैं तो ये मध के ऊपर जीवित रह सकते हैं. अभी हम नो है. बाकी तो सुना ही रह रहा है ना मेरे ख्याल में. वो वीडियो आपके पास है तो प्लीज शेयर करें. अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने उनसे बोला है वीडियोस के बारे में, तो शेयर करेंगे ऐसा बोले हैं. तो थोड़ा देखते हैं इस प्रकार. तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि वो वापस जब आती है और ये मधु देती रहती है इस प्रकार से, तो इनका कहना है कि ये मधुमक्खी की जो पेटी है इसमें नीचे वाला चेंबर अगर पूरा भर जाता है तो उसके ऊपर एक हॉलो चेंबर रखते हैं, तो वो वहां पे शुरू कर देते हैं इस प्रकार से. और ये ऊपर वाला चेंबर है ये आपके लिए स्टोर है. वो जब भर जाएगा तो उसमें से 4 प्लेट निकालेंगे, दूसरे नए पेटी में डालेंगे इस प्रकार से. तो इसमें रानी माशी अहम है. रानी मक्खी जो है वो तो वो एक ही होती है. लेकिन जिसमें रानी मक्खी नहीं हो वहां पे नारायणी मक्खी तैयार की जाती है इन्हीं वर्कर्स के जरिए इस प्रकार से. तो इस प्रकार से एक पेटी से दो, दो पेटी से 4 इस प्रकार का हो सकता है. लेकिन फूल काफी चाहिए. ये सबसे अहम मुद्दा है कि फूल चाहिए. तो वहां कोकण में बारिश बहुत जोरदार होती है और 3-3, 4-4 महीने लगातार बारिश होती रहती है. तो इसमें फूल टिकेंगे क्या, मधुमक्खियां टिकेंगे क्या, ये एक अहम सवाल था बहुत सारे लोगों के मन में. Honeybees inspire us to work together. Honeybees teach us to seek pure earning through hard work. Yeah. Bees provide a perfect relationship example. Honeybees teach us to take care about our families and communities. Teamwork is necessary to achieve big goals and bees work in team. और ये डायनासोर्स के पहले से भी बक्खियां मधुमक्खियां उपलब्ध है. तो इसकी परंपरा चलती आ रही है. अभी ये परंपराएं टूट रही है क्योंकि लोग डिस्ट्रक्टिव हो गए और किसी भी तरीके से उन सभी को जलाकर
मध निकालते हैं। ये जो अभी तरीका है ये बिल्कुल अच्छा तरीका है, जिससे मधुमक्खियों को मारा नहीं जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है और पेटियों की संख्या बढ़ाई जाती है इस प्रकार। तो ये सबसे बेहतर तरीका इस प्रकार का है। अब बात ये है कि जो ऊपर वाला सेक्शन है वो अगर भर जाता है तो उसमें से 4 पट्टियां निकाल के दूसरे नए पेटी में डालेंगे इस प्रकार से, तो वहां नया शुरू हो जाएगा और वहां रानी मक्खी नहीं है तो उसका निर्माण किया जाएगा। वो कम से कम 1 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, इस पट्टी पेटी के संपर्क में नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी वहां पे डिसाइड किया, एक हमारे परिचित में है जो भी करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि हम तुमको पेटी दे देंगे, तुम मुझे दे दो जो नई पेटी बनेगी इस प्रकार से, और फिर एक्सचेंज करते रहेंगे इस प्रकार से। तो ये अच्छी बात है, वो 7-8 किलोमीटर पर रहते हैं तो ये आसान बात इस प्रकार की रहेगी। पेस्टिसाइड्स आर वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ हनीबीज डिस्ट्रक्शन, ये सही है। खास करके जो अभी नैसर्गिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले, वहां भी 2 फार्मर्स इस प्रकार के थे कि जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, ऑर्गेनिक आम के बारे में सोच रहे थे। तो उनके बारे में तो ये बात हो सकती है, केवल उनको फूल होने चाहिए। और एक अच्छा पौधा है सरसप का, मोहरी, 1 महीने में आता है, ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन उसके फूल अच्छे निकलते हैं और वो उनको बहुत पसंद है। सूर्य फूल एक ऐसा है कि जो अट्रैक्टिव है और काफी मात्रा में आता है। उन्होंने 10 गुंठा क्षेत्र में 10,000 स्क्वायर फीट में ये सनफ्लावर लगाया। उसमें से जो बीज आए वो 300 किलो मिल गए उनको, केवल बीज। और उसके उन्होंने बिक्री बिक्री की तो वो भी उससे 90,000 रुपए, 300 किलो से बिक्री की, तो उससे भी 90,000 रुपए मिल गए। और फिर सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि पंछी भी आते हैं सूर्यफूल को खाने के लिए, सूर्यफूल के दानों को खाने के लिए, तो वो भी एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए फिर एक जाली लगानी पड़ेगी ताकि मक्खियां आसानी से अंदर जा सके और पंछी उतनी मात्रा में नहीं आए इस प्रकार। मधु के प्रकार के बारे में उन्होंने अपने तरीके से बताया, मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था उसमें। लेकिन उनका तरीका अच्छा है, मध फिल्टर करने का। एक दुपदरी इस प्रकार का 2 वस्त्रों का, उसमें से मध निकालना है। और अच्छे मध की परीक्षा भी बताई दिखाई हमें कि गिलास में पानी लेना, ये कांच के गिलास में, और मध ऊपर से डालेंगे तो सीधा नीचे बैठ जाता है। ये अच्छा तरीका है परीक्षा करने का मध के बारे में इस प्रकार। और आसपास जी जो पेड़ पौधे होंगे उससे वो शायद करती है, तो इसलिए जामुन का मध, आम्र का मध वगैरह इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन हमें मध से मतलब है और हमें पॉलिनेशन से मतलब है। तो पॉलिनेशन से अगर उत्पादन बढ़ता है तो ये नैसर्गिक तरीका इस प्रकार का है, ये एक बात। और हर पेटी ये जो है वो 10 किलो तक मध दे सकती है एक बरस में। तो वो भी अच्छा है। इस प्रकार से प्योर हनी मिलेगा हमें, हमारा खुद का इस प्रकार का। तो मैंने एक वहां पे पेटी परचेस की है अभी। सिर्फ उसकी देखभाल करना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार पेटी खोल के एक बार देख के, उसमें चींटी वगैरह का भय रहता है। तो उसके लिए जो स्टैंड है उसमें ये ऑयल या ग्रीस ऐसा लगाना है ताकि चींटियां ऊपर नहीं जाए इस प्रकार से। पंछी भी आते हैं खाने के लिए, तो उनसे भी उनको सुरक्षित रखना है। तो ये नेट एक अच्छा है इस प्रकार से, जिसमें से ये मक्खी जा सके लेकिन पंछी नहीं अंदर जाए, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। और सूर्यफूल को भी इस प्रकार से अगर करेंगे शायद तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो हमने खोज शुरू की कि
पूरे बरस में कौन से पेड़ पौधे फूल देते हैं। तो एक सरसप है, हर महीने में सरसप लगाना है, ऐसा उनका कहना है। कृष्ण कमल एक अच्छा है, पैशन फ्रूट इस प्रकार का, वो पूरे बरस तक देता रहता है इस प्रकार से। और फिर साइली वगैरह इस प्रकार के जो है, या शेवंती, बिजली बिजली पूरे बरस तक देती है इस प्रकार से। वैसे तिल है, ये भी अच्छे उसके आते हैं। काजू और ये आम्र उसके सीजन में, खास करके नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक उसके फूल रहते हैं। और इसमें जो बिना स्टिंग की जो ये है, मक्खी है, तो बिल्कुल आसान है। उसका घर छोटा रहता है, एक ही एंट्री पॉइंट रहता है उसका, और केवल ये धूप से और बादल, ये बारिश से उसको बचाए, इतना ही है इस प्रकार से। तो अभी हम हमारे टेरेस में इसको रखने वाले हैं। ये छोटी मक्खी वाली जो पेटी है, वो गेंदा झेंडू भी लगता है, हो सकता है। मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। लेवेंडर, घानेरी फूल, लेकिन घानेरी का बाकी क्या करेंगे? बिजली एक शेवंती जैसा फूल है जो बारमाही है इस प्रकार। और उन्होंने एक और बात बताई, वॉल वॉल क्रीपर्स है, तो वो वर्षा ऋतु में अच्छे रहते हैं। ये हमारे यहाँ गारवेल वगैरह इस प्रकार के होते हैं। जो अ, गड़गे वगैरह जो है या बांध है, उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो हमें फूल चाहिए। किसी भी प्रकार के फूल चाहिए, ज्वारी बाजरी मक्का, ये भी फूल है, देते हैं। तो गुलाब भी मैं सोच रहा हूँ, पूरे फेंसिंग में देसी गुलाब का सोच रहा हूँ, ताकि उससे गुलाब भी मिले, गुलकंद बना सके। और फेंसिंग के लिए भी अच्छा है, काटेरी है, तो निवडुंग के साथ उसका भी प्रयोग करना चाहता हूँ इस प्रकार से। तो फ्लावर की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हमें जो चाहिए वो खेती, उसके साथ फ्लावर कर रखने चाहिए इस प्रकार। तो अभी पता चला कि पुणे में ही काफी मिलेंगे। है ना? हाँ। तो ज्वारी बाजरी मक्का, इसमें भी फ्लावर्स आते रहते हैं, और उसकी फ्लावर की खेती करनी है ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जिनको हर दफा फ्लावर्स रहेंगे, उसके बारे में अगर हम सोच सकते हैं, तो कभी सीजन में आने वाले फ्लावर्स ये चाहिए इस प्रकार से। उन्होंने एक लेमन के बारे में भी बात की, कोकण लेमन करके है, जो निर्बीज है। नापोली कृषि विद्यापीठ ने बनाया है, और खास करके अचार बनाने के लिए अच्छा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उसको फूल आते रहते, फल आते रहते। तिळला फुलं चांगली येतात, ये तो तिल तो लगाने ही वाले हैं, नाचने भी करने वाले हैं। अभी इस प्रकार से। और जो काजू वगैरह के हैं, वहां पे ये सूर्यफूल और तिल दोनों लगा सकते हैं, काफी मात्रा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर करेंगे भाई, हमारे पास वैद्य है जिनकी खेती है, इसीलिए मैंने अभी ये शेयर किया। टेरेस गार्डन भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो टेरेस गार्डनिंग तो बहुत सिंपल है, आसान है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पेटी रख के लाके रख देंगे, उसमें काफी संख्या हो जाएगी, तो उससे दूसरी पेटी बनाएंगे, इतना ही है उसमें। बाकी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको धूप और बारिश से बचाना है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। एक तो हमें मद भी मिलेगा, अगर वो बड़ी पेटी है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। आपके पास बड़ा खेत है, तो उसको उसके बारे में सोचो इस प्रकार से। वो वैसे ही लानी पड़ती है, मक्खियों के साथ ही पेटी लानी पड़ती है। शुरू में वो अभी प्राइस उसकी 5,000 है। मक्खी के साथ उसका स्टैंड वगैरह सब मिला के 7-8 हजार तक जाता है खर्चा उसका, एक मधुमक्खी के पेटी का उस प्रकार के शुरू से। और वो दूसरी वाली है बिना स्टिंग वाली, वो 4,000 में मिलती है। फिर हम अपने तरीके से सुतार को बुला के, कारपेंटर को,
पेटियां बना सकते हैं और फिर इसमें से उसमें डालना, जब कॉलोनी बढ़ जाएगी तो उसमें डालना, फिर उससे तीसरे में डालना, इस प्रकार से करते रह सकेंगे। और हमारे ही लोग अगर है दूसरे जगह पे, दूर है हमसे, तो वहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी किसानों में इसका प्रचलन नहीं है, हम डरते हैं कि ये मधुमक्खी जो है वो डसेगी अगर तो क्या करेंगे, काटेगी हमें इस प्रकार से। तो ये भीति सबसे पहले निकाल देनी चाहिए, ये सबसे अहम है। अरे सोडा बाइकार्ब उसका सॉल्यूशन है। एक दो मक्खियां अगर डसती है तो सोडा बाइकार्ब पानी में मिला के उसको लगाते हैं तो ठीक होता है। चंदन कडून में फलावर खूप फुलं येतात। तो चंदन तो काफी मुश्किल है मामला, क्योंकि चंदन चोर काट देते हैं और आधा अधूरा काट देते हैं। अपक्वावस्था में काट देते हैं। इक्सोरा फ्लावर प्लांट, पीस लिली, हिबिस्कस प्लांट, ये भी हम सोच रहे हैं हिबिस्कस के बारे में। जपा जो है वो, डेजर्ट रोज, रोज पेरीविंकल, जत्रो जत्रोफा, रोज पटिका, ये इंटरनेट से मिला है। मधुमक्खी और तितली एंड तितली आर सपोज टू बी इंडिकेटर्स ऑफ गुड इकोसिस्टम, ये भी बात सही है। एक बरस पहले मैंने देखा कि हमारे खेत में ये दोनों मौजूद थे, मधुमक्खी भी थी और ये तितली भी थी। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हमारी खेती इनको पसंद आई। हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो सही तरीका है, और फिर इसमें काफी चांसेस है बढ़ाने के लिए। तो नेचुरली भी वैसे 2 बार हमारे यहाँ ये सातेरी ने बनाया था घर। लेकिन वो बहुत बहुत छोटे पैमाने पर था और हम उससे मध निकालने में काफी मुश्किल होता है। तो ये मधुमक्खी की पेटी रखेंगे वही सबसे अच्छा है। तो हमें दोनों मिलेगी, मध भी मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो अभी इस बरस का अनुभव देखते हैं कैसा आता है, क्या आता है इस प्रकार से। जेट्रोफा जमीन की क्वालिटी खराब करता है, नेवर प्लांट ओन एक्सपीरियंस। ओके, तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भारतीय इस प्रकार के फूल हो उसी का प्रयोग करेंगे और वो ज्यादा नुकसान वाला नहीं हो इस प्रकार का करेंगे। निशिगंध के बारे में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। और सनफ्लावर एक अच्छा है। विच प्लांट ऑफ फ्लावर्स आर आयुर्वेदिक से कैन ग्रो इनसाइड होम और इन इंडोर प्लांट? इंडोर मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इसमें धूप होना आवश्यक होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो कम से कम धूप घर में आती है तो ही इंडोर प्लांट के बारे में सोचे। नहीं तो टेरेस अगर जिसके पास है, गैलरी है, तो भी वहां पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें फूल होने चाहिए। सबसे अहम मुद्दा फूल का है। तो फूल ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो ये बात। तुलसी गिव्स लॉट ऑफ फ्लावर, ये तो करने ही वाले हैं। तुलसी बहुत है हमारे पास, अच्छी होती है इस प्रकार से। एनी लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक सच प्लांट्स वी कैन ग्रो? तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ढूंढो इस प्रकार से। और कोकण में तो हम प्रयोग कर ही सकते हैं, हमारे टेरेस पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे दोनों जगह पेटी रखने वाले हैं। यहाँ छोटी पेटी रखेंगे बिना डंक की, और वहां पे उसका प्रचलन बढ़ाएंगे जो रेगुलर पेटी है मधुमक्खी का की। तो ये अच्छा रहेगा। ये मेंड भी मिलता है वो। उसके उन्होंने दिखाया था कि मोमबत्ती वगैरह अच्छी बनती है। और वैसे हमारे यहाँ में मधुचिष्ट जो है वो भस्मक रोग में प्रयोग में लाएगा, पित्त शमन करने के लिए। मैं सुवर्ण गैरिक मधुमक्ख ये मोम के साथ देता हूँ अंदर अभ्यंतर प्रयोग के लिए। तो उसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। अपराजिता, आपल्या फार्मचा ऍड्रेस द्या कोकणचा। येस, दे देंगे। तुम कहाँ पे हो, रहते हो?
नासिक, ठीक है। तो एक बार जरूर विजिट करें, सभी लोगों से विनती है कि जरूर विजिट करें इस प्रकार से और सभी बातें देखें। हमारे यहाँ रहने की सुविधा भी है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी नैसर्गिक खेती भी है, तो भी आप सभी को देख सकते हैं इस प्रकार से। भस्मक रोग में अगर पित्त का प्राधान्य ज्यादा है और भस्मक है, तो मधुमक्ख का ये सुवर्णगरिक और ये मधुमक्खी का मोम उसमें देता है। कशामध्ये हा कार्यशाळा ठेवा वातरक्तामधील पिंडतेल बनवता येईल मधुचिष्ट। अच्छा है ये। तो इस प्रकार से ढूंढो कि कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं जरूर चाहता हूँ कि हम प्रोग्राम रखें। एक दफा हमने किया है, ये जीएसवीसी ग्रुप को लेकर हम गए थे कोकण में, उस समय में ये नहीं था, लेकिन बाकी सब प्रचलन था। तो अभी फिर से अक्टूबर नवंबर में इसके बारे में सोच सकते हैं। तो सभी लोग आ सकते हैं। इसमें कम से कम 3 दिन चाहिए, जाने के लिए 1 दिन, आने के लिए 1 दिन, और 1 दिन वहां रुकना, इस प्रकार से। तो वो सोच समझ कर करना है। तो इस प्रकार से अगर ढूंढेंगे जाति जात्यादि तेल में भी शायद मधुशिष्ट है, मुझे अभी पता है। जाति लिंग दारवी निशा सारिवा रात्रि निम्ब पटोल पत्र कटुका दारवी निशा सारिवा मंजिष्ठो भय सिक्त तुत्त मधुते दाव बीजामृते ही। तो सिक्त है उसमें जात्यादि तेल में। तो ये अच्छा इस प्रकार का होगा। हळदीचे पीक घेण्यासाठी जमीन भुसभुशीत व पाण्याचा निचरा होणारी पाहिजे। लोग आदि पाफा बनाते हैं उसमें। अनेक मलहर मध्ये मेण असते। हाँ, ये भी बात है। कॉस्मेटिक्स अगर बनानी है तो इसमें ये मेण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इतहि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति।